नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान फिर से स्वागत करती हूँ आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, आज अपन मृदुला गर्ग द्वारा लिखित एक चैप्टर पढ़ेंगे। मृदुला गर्ग जो है वो समकालीन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA अर्थशास्त्र में किया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। मतलब उन्होंने लिख से हटके जो है वो काम किया है। तो पढ़ते हैं मृदुला गर्ग के बारे में क्या लिखा है इन्होंने लिखा है मेरे संग की औरतें। ये चैप्टर आज अपन पढ़ेंगे। तो यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। नई शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक का अर्थ होता है अपन किसी पुरानी याद के आधार पे को आधार बना के कुछ लिखते हैं तो वो संस्मरण कहलाता है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लिख से हटकर कैसे जिया जा सकता है, ये पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। मतलब आप परंपरागत जैसे आपका रहन सहन है वैसे रहो, लेकिन लिख से हटके भी कुछ जिया जा सकता है। इस आधार पे इनकी जो जीवन में इनसे परिचित जो औरतें थी उनके बारे में इन्होंने लिखा है। तो पढ़ते हैं मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग। सबसे पहले इन्होंने अपनी नानी के बारे में लिखा है। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लेखिका कहती है कि मैंने उनको कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ लिखनी पड़ी। जैसा कि कहावतें होती है कि कहानी नानी सुनाती है, तो लेखिका कह रही है यहाँ पे कि हमारी नानी की मृत्यु तो मेरी माँ की शादी से पहले ही हो चुकी थी, इसलिए शायद भगवान ने हमको ये गुण दिया कि हम तीनों बहनें जो हैं वो कहानी लिखने का काम करती हैं। नानी से कहानी भले ही न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। लेखिका कह रही है यहाँ पे कि हमने नानी से भले ही कहानी नहीं सुनी है, लेकिन नानी के जीवन की क्या कहानी थी उसके बारे में हमको जरूर पता है। और उनके ऐसा जीवन में ऐसा करने का उनका मर्म, उनका मकसद क्या था, ये बहुत बाद में जाकर जब लेखिका बड़ी होती है तब उनको समझ में आया कि उन्होंने ऐसा किस लिए किया था। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। पर्दा रखने वाली, पारंपरिक और अनपढ़ भी थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री करने विलायत चले गए थे। बैरिस्ट्री करने के लिए उनको छोड़ करके विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। नहीं उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। लेकिन नाना जो है वो विलायती रंग में रंग के विदेश से वापस आते हैं तो नानी को उनसे कोई शिकायत नहीं थी और न ही खुद को उनके अनुसार बदला और न ही उनसे कभी कोई शिकायत की, कोई इच्छा जाहिर की, कोई पसंद नापसंद पति के सामने जो है वो जाहिर की। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया
तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। मतलब तड़प उठी, जो बात उनके मन में थी वो मुंह तक आ गई। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं आपके मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हूँ। सब दंग हैरान रह गए। जिस प्रधानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। जब बीवी ने फरमाइश की कि उनके मित्र से मिलना चाहती है, तो उनके जो विलायत पढ़ के आए नाना ने भी, जो आज दिन तक उनकी कोई बात नहीं सुनते थे, उन्होंने भी मौके की नज़ाकत को समझते हुए अपने मित्र को बुलाया और अपनी बीवी के सामने पेश किया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमानदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे अपनी निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे न रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। इस तरह से नानी के विचार जानकर के लेखिका कह रही है कि कोई बात नहीं कि आज दिन तक उन्होंने नाना के जीवन में कभी कोई दखल अंदाजी नहीं की हो, लेकिन उन्होंने खुद के जीवन में भी कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कभी किसी तरह से मजबूर होने के लिए वो मजबूर नहीं हुई और ना ही अपने विचारों को बदला। इस तरह के विचार भी क्रांतिकारी विचारों से कम नहीं कहे जा सकते हैं। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढीला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने वाले ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका ये था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा, मेरी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छिक्के पर टांग दी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छिक्के पर से उतारने की पेशकश नहीं की। इस प्रकार जो है नानी के बारे में लेखिका ने अभी तक बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों को रखते हुए अपनी बेटी की शादी जो है एक
आंदोलन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति से करवाई, जिनको आईएएस के एग्ज़ाम में रोक दिया गया। और बिल्कुल ही सादा जीवन जीने वाला वो लड़का था। बेचारी माँ उनके चक्कर में, उनके पीछे पीछे जो है, बहुत ही कोमल शरीर, नाजुक शरीर वाली थी, फिर भी उनको खादी की धोती पहननी पड़ती थी और उनको दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े, इसलिए वो रात रात भर वो खादी वाली धोती को पहनने का प्रयास करती थी। जबकि उनकी जो दादी है, लेखिका की दादी, वो कहती है कि मेरी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छिके पर टाक दी। मतलब बहुत ही नाजुक शरीर वाली थी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते हैं कल। ओके।